हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे आपका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो लेखपाल का आपका मॉडल पेपर है। साथ में यहाँ पर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपके ग्रामीण परिवेश की भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से अदर वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए एक बार भाई वीडियो लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़ गए हैं, और जितने लोग ऑफलाइन वीडियो देखते हैं वो लोग भी लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए आवाज़ मिल पा रही है, आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग काउंटिंग करते जाइए और आप बताइएगा कि स्कोर कितना आपका इस टेस्ट पेपर में रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आजन्म शब्द में समास आपको बताना है। आजन्म शब्द में समास कौन सा है? तो देखो यहाँ पर आ जो आपका क्या है, ये उपसर्ग है, और जब किसी भी शब्द में उपसर्ग होता है और समास पूछा जाए तो वहां पर हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। याद रखिए, तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमर का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा? अमर का विलोम क्या होता है? तो बताइए अमर का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा या मृत्य हो जाएगा? कौन सा बनेगा? तो देखिए इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर, मृत्य होता है। यहां पर आंसर जो बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सिखी का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? सिखी दिया गया है, सिखी। चलिए सिखी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यहां पर याद रखिए मयूर होता है। क्या होता है? मयूर। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द की पहचान करिएगा। जत्था, तपसी, थोड़ा और अग्नि, कौन सा बनेगा? चलिए जवाब देखिए, काफी लोग दे रहे हैं डी नंबर, बिल्कुल सही है। याद रखिए जिसका ऑप्शन डी आया है उसका राइट आंसर हो जाए आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक्स, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है, और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितनी भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे, और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जो लोग यूपी के यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी के भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपके यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है। देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। दिया गया है परमार्थ का संविच्छेद इनमें से बताइए, परमार्थ का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए परमार्थ मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा? परम धनार्थ। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर है, राइट हो जाएगा, परम धनार्थ आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको निर्माण करना है, अर्थात बताना है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए शब्द आपका कौन सा बनेगा? चलिए यहां पर आपका 6 नंबर जवाब देना है, 6 नंबर। चलिए जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अवीरा बोलते हैं। याद रखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, अवीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा? 7 नंबर में। चलिए अंगूठा मतलब इंकार करना, या कह सकते हैं यहां पर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, धोखा देना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको यहां पर जवाब देना होता है, तो आपका जवाब बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य आपको दिया गया है। कह रहे तुम तुम्हारा, तो तुम तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता है ना। तुम अपना काम करो। देखिए यहां पर जो ऑप्शन है आपका डी वाला है ना, तुम अपना काम करो, ये जो वाक्य है आपका शुद्ध है। याद रखिए जिसका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया सांप्रदायिकता।
चलिए बताइएगा सांप्रदायिकता जो आपका लिखा जाएगा किस प्रकार से होगा। सांप्रदायिकता मतलब ये आपको बताना है कि सा में छोटा की मात्रा होगी या बड़ा की मात्रा। अगर ये आपको पता है तो आपका क्लियर आंसर आपका है। याद रखिए सांप्रदायिकता होता है मतलब ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा। सा में जो मात्रा होती है आपका बड़ा अ का होता है, तो यहां पर देखिए सांप्रदायिकता हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग आपका दिया रचना कैसी है, प्रार्थना कैसी है, आज्ञा कैसी है, लेकिन पत्र कैसा है। हमने आपको बताया है कैसा और कैसी से ही आंसर पता चलता है। कैसा तो आपका यहाँ पर पुल्लिंग और कैसी से आंसर आया, जैसे रचना कैसी है तो कैसी से मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैं चलती थी में मैं का बहुवचन शब्द इनमें से क्या होगा। मैं का बहुवचन बताना है। तो देखिए मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, इनमें से आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर हम। क्या बनेगा, हम। इसका ऑप्शन में आपका जो आपका ए नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ने किस कारक का चिन्ह है। ने किस कारक का चिन्ह है, तो ने किस में लगता है, प्रथमा कर्ता ने। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, मतलब का जो आपका यहां पर ने है वो आपका कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। चलिए बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है। चलिए सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, भविष्य काल या सामान्य वर्तमान काल। तो देखो यहाँ पर गया दिया गया है, मतलब गया होगा तो समय भी आपका व्यतीत हुआ, इसका भूत हो जाएगा, मतलब आप आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल मत लगाइए क्योंकि बच्चा गया है अभी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इस कारण से आपको जवाब लगाना है ए नंबर सामान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ इनमें से बताना है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ इनमें से क्या है। मतलब एक अर्थ दिया है अज का, एक अर्थ होता है अजन्मा होता है, अजन्मा जिसका जन्म ना है, तो उसी प्रकार से इसका दूसरा अर्थ क्या जाएगा, यहाँ पर ईश्वर हो जाएगा। याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हिमवान का पर्यायवाची। हिमवान का पर्यायवाची, तो हिमवान मतलब यहाँ पर हिमवान, हिमवर्षा, हिम, हिममानव, हिमाद्र। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका 15 का ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर हिमाद्र बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। देखो हमने आपको समास भी पढ़ाया है और देखो यहाँ पर द्वंद्व में हमने बताया था, द्वंद्व जब लिखते हैं इस प्रकार से दिया है तो दोनों एक सेम जैसे आपको, तो ऐसे याद रखिए दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे हमने बताया था माता पिता, क्या माता पिता, तो माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है। जैसे घास फूस कपड़ा लत्ता है ना, यहाँ पर दोनों ही पद होते हैं प्रधान, ऑप्शन में आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है तथाप शब्द का संधिविच्छेद क्या है। चलिए 17 नंबर में तथाप का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा 17 नंबर में। चलिए तथा धन अपि, तथा धन अपि कहां पर है, ऑप्शन देखो दिया गया है आपका सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए एक शब्द का निर्माण करना है। 100 वर्षों का समूह, जब 100 वर्षों का समूह हो जाता है तो उसे हम लोग दशक बोलते हैं या शताब्दी बोलते हैं। तो क्या होता है भाई, यहाँ पर शताब्दी होता है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 100 वर्षों का समूह होता है शताब्दी। हमने इसी प्रकार क्वेश्चन बताया था कि 25 वर्ष होता है तो वो आपकी जैसे क्या बोलते हैं रजत जयंती हो गई है ना, 50 वर्षों में स्वर्ण जयंती, 75 में जो आपका होता है वो आपका हीरक होता है और 100 वर्षों में आपका शताब्दी होता है। ठीक है, अगला बताइएगा लंगोट का तत्सम शब्द क्या है। लंगोट का तत्सम शब्द क्या बनेगा, लिंगोट, लंगोटा, लिंगपट या आपका यहाँ पर डी वाला। तो देखिए यहाँ पर लंगोट का हो जाएगा लिंगपट, इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भूगोल का विपरीत शब्द क्या है। भूगोल का विपरीत शब्द, चलिए 20 नंबर में भूगोल है ना, तो भूगोल का हो जाएगा क्या, यहाँ पर इतिहास थोड़ा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है। भूगोल का खगोल हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा खगोल। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए यमुना का पर्यायवाची हंस सुता हो गया, अकर्जा भी होता है, कृष्णा भी होता है, लेकिन कुलंकसा नहीं होता है ना, कुलंकसा नहीं होता है। तो जल्दी से बताइए कुलंकसा होता किसका है। चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से बताइए कुलंकसा जो पर्यायवाची होता है किसका होता है। कुलंकसा मतलब किसका होता है, बिल्कुल सही है, नदी का पर्यायवाची होता है, याद रखिए नदी का पर्यायवाची होता है। अगला यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है ना, इसे आप पढ़ेंगे और इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसके कह सकते हैं क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का प्रयास भी करिएगा। क्षितिज किसे कहते हैं, डायरेक्ट देखिए आपको क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं, क्षितिज किसे कहते हैं, क्षितिज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जब गद्यांश पढ़ेंगे तो भी जवाब देंगे और गद्यांश ना भी पढ़ेंगे तो भी इसका आंसर आप बता सकते हैं कि जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई दें उसे क्षितिज कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे आप समुद्र के किनारे देखिए या आप लोग खड़े हो, दूसरी देखिए कि लगता है आसमान नीचे रखा हुआ है ना, तो उसे क्षितिज कहा जाता है। अगला दिया है यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, यहां पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा उसकी सीमा नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी आपको बताना है कि शब्द की वर्तनी सही दी गई है।
चलिए सन्निधि दिया गया, सन्निधि 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 कौन सा, देखिए 24 का ऑप्शन सी वाला, यहां पर याद रखिए सन्निधि इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आंख नदीदा काढ़े कसीदा लुकुक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, आंख नदीदा काढ़े कसीदा लुकुक्ति का अर्थ इनमें से क्या होगा 25 नंबर में। चलिए 25 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर जो आंसर बनेगा, बहुत निपुण बनना तो होगा नहीं, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सर्वदा आयोग, देखिए ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भारना, ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर बताइए कि आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 1 है 51 है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो देखो हमने बताया था कि ये होते हैं कैसी, आर्गन गैस, मतलब ऑप्शन जो आपका है कि आर्गन गैस, नियान गैस, क्रिप्टॉन गैस, ये गैसी होती हैं जो अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय मतलब होता है जो क्रिया नहीं करती, अक्रिय है ना, मतलब कि जो क्रिया ना करें उन्हें बोलते हैं। अगर ये क्रिया कर लेंगी तो भैया तो फिर क्या होगा, बल्ब फूट जाएगा तुरंत, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है ट्यूबलाइट में गैस भरी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक या अध्यक्ष आपके कौन थे। चलिए अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष इनमें से कौन थे, 52 का ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखिए याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिए कि 11 अप्रैल 1936 को, क्या 11 अप्रैल 1936 को सरस्वती के साथ कांग्रेस अपने पहले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। इनमें से जो ऑप्शन है 52 नंबर का सी हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। कौन है भाई, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष हैं सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो दर्ज किया गया है ये कहाँ का किया गया है। देखो सबसे कम दिया गया है, आप लोग जल्दीबाजी में यहाँ पर बिहार मत लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे कम, तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे कम जो आपका जनघनत्व है वो आपके अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिएगा केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। देखो ये निकाला जाता है यूरेज में, है ना, क्या निकाला जाता है उस क्षेत्र का, मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, मान लो इतने में नहीं रहते हैं तो क्या इसको करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर इसमें रह रहे हैं तो इस पूरे एरिया का यूरेज निकाला जाता है। तो इस एरिया के यूरेज के हिसाब से जिसका इतना क्षेत्रफल है तो उसके हिसाब से पर किलोमीटर 17 लोग ही निवास करते हैं। ठीक है ना, पूरे एवरेज लिया जाता है पूरा, ऐसा नहीं कि मान लो अगर एक घर में है तो कहते 1 किलोमीटर में थोड़ा रह रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर थोड़ा होंगे, ये यूरेज में होता है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है उत्तर प्रदेश में विख्यात भारत माता का मंदिर कहां पर है, ये बताइए भारत माता का मंदिर। तो भाई 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, शॉर्ट जो वीडियो होते हैं उसमें एक दिखाया गया होगा, लिखा होगा कि एकमात्र भारत में जहां पर भारत देश की पूजा होती है जिसे भारत का मंदिर कहते हैं ना, भारत माता का मंदिर, ये है ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर, ये वाराणसी में, याद रखिएगा। और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की मंशा को लेकर वाराणसी में एक बैठक भी हुई थी, मतलब अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो और राज करो, तो वाराणसी में एक बैठक हुई थी जिसमें शिव प्रसाद गुप्ता ने एक ऐसे मंदिर का परामर्श दिया जिसमें अखंड भारत का नक्शा बना और इसका उद्घाटन किया था गांधी जी ने, कब, तो 1936 में, मतलब इस का जो उद्घाटन हुआ था वो 1936 में हुआ था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपका रहा, अर्थात ये कहानी रही है इस मंदिर के बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है। भाई प्रीतमपुर एक क्या है भाई, ये एक ऑटोमोबाइल का है ना, ये जो आपका है ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि आपका मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर को ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बांध दिया गया है, यहाँ पर नदी दिया गया है, अब आप बताइए सुमेलित है कौन, कौन सा नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। देखो भाई आपने पढ़ा गंडक बांध आपके गंडक नदी में है, आपने पढ़ा उकाई बांध आपकी तापी में है, देखो इकाई दिया है वैसे उकाई होता है। ठीक है ना, काकरा पारा बांध दिया गया है आपके साबरमती में, तो ये बताइए काकरा जो पारा बांध है ये साबरमती पर है, ये साबरमती पर है, काकरा पार बांध परियोजना साबरमती पर स्थित ये आपका दिया गया है। और सरदार सरोवर बांध दिया गया है, ये आपका दिया गया है आपके नर्मदा नदी पर। कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी, तो ये आपकी किस नदी में है, तापी नदी पर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो काकरा पार वाला ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया था, है ना, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। वहीं पर ऑप्शन जो डी वाला है वो आपका सही है, तो एक ये सही, एक ये सही, एक आपका ये सही, लेकिन ऑप्शन सी वाला यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम आपका कौन था। ये बताइएगा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन सा। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन ये हमेशा पूछा गया है ये आपके एग्जामों में कि आपके जो इन्होंने प्रथम मुस्लिम कौन थे जिसने यहाँ पर कह सकते हैं अध्ययन किया था, वो भी हिंदुओं का। चलिए यहाँ पर 57 नंबर में जवाब दीजिए, तो ऑप्शन है आपके दारा सिको। याद रखिए औरंगजेब के बड़े ये जो आपके भाई थे, है ना, या औरंगजेब के आपके बड़े भाई थे, अर्थात ये कह सकते हैं कि शाहजहां के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो था वो दारा सिको था। ठीक है, जो कि सर्वाधिक सुशिक्षित और आपका लेखक भी था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ, यहाँ पर बताइए। तो भाई 32 का समय है, यहाँ पर आपका तीसरा हुआ था। याद रखिएगा कि इसमें से जो आपका सम्मेलन हुआ था वो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे आप बताइए,
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो आपके थे वो आपके कौन थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ एक और थे, उनका नाम आपको कमेंट करना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ एक जो और थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? चलिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी कौन सी है? बुक्सा, जौनसारी, खरवार या आपकी थारू? देखिए, हमने बताया था कि जल्दी कभी ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं गोंड वाली, है ना, जो गोंड आपकी जनजाति है उसका कभी ऑप्शन जल्दी मिलेगा नहीं उत्तर प्रदेश में। तो सिंपल सी बात है कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? थारू जनजाति हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? 60 नंबर का जवाब दीजिएगा। भाई आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में किया था ना, और उस समय आपके नंद वंश का शासक था। किसका भाई? तो आपके नंद वंश का शासन था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा भाई? ऑप्शन ए नंबर जिसका आया है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर राजधानी तो रटना ही पड़ेगा। याद रखिएगा कि राजधानी स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो दिया है जॉर्जिया की राजधानी, क्या दिया है भाई? यहाँ पर जॉर्जिया की राजधानी दिया गया है कि आपका टैब्लिस है। दक्षिण कोरिया का दिया है सियोल दिया गया है। नाइजीरिया का दिया है लागोस दिया है। बहरीन का दिया है मनीला। ये बताइए, बहरीन की राजधानी मनीला है क्या? मनामा है। बहरीन की राजधानी जो आपकी है वो है आपकी कौन सी? मनामा। मनामा है, मनामा नोट करिएगा। बहरीन की राजधानी जो आपकी है वो आपकी मनामा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में कहां पर स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में जो स्थित हैं वो आपकी कहां पर स्थित हैं? चलिए 62 को ऑप्शन लॉक करना है। तो देखिए, आपके एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र से लगभग जब 30 किलोमीटर पहुंचेंगे दूर, वहां पर एक पड़ता है औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद जो कि ऑप्शन का आ रहा है, लगभग सभी का आ रहा है औरंगाबाद में है। ठीक है, किसने बनवाया था ये बताइएगा, जल्दी से बताइए कि औरंगाबाद को जो बनवाया, अर्थात जो औरंगाबाद में जो एलोरा की गुफाएं हैं बनवाया किसने था, अर्थात कौन से शासकों ने बनवाया था? चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से, किसने बनवाया था? चलिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। औरंगाबाद तो ये तो सही है, बनवाया किसने था ये बताइए। चलिए, राष्ट्रकूट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, और एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा, पीसी कल्चर का जो संबंध है वो आपका किससे है? आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आंसर आ रहा है ए नंबर। भाई मत्स्य पालन बिल्कुल सही है, मत्स्य पालन हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, केचुआ पालन क्या होता है? केचुआ पालन क्या क्या बोलते हैं? केचुआ पालन को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं, वर्मी कल्चर। ठीक है, अच्छा रेशम पालन को क्या बोलते हैं? रेशम पालन को बोलते हैं सेरी कल्चर। क्या बोलते हैं? सेरी कल्चर बोलते हैं, सेरी कल्चर। मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। मधुमक्खी बोलते हैं एपी कल्चर, बोलते हैं एपी कल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आप बताइए यहाँ पर सुमेलित है कौन सा नहीं है, बताइए जल्दी से। भाई देखो, प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला, है ना, बिल्कुल सही दिया है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली, ये भी सही दिया है। चौसा का युद्ध आपका हुमायूं दिया गया है, ये भी सही दिया है। अब घाघरा का युद्ध दिया है, अकबर दिया गया है। भाई घाघरा का युद्ध अकबर से नहीं, ये बाबर से संबंधित है ना, ये संबंधित है आपके बाबर से संबंधित है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए अगले वाले क्वेश्चन का लगभग सभी का जवाब आया है। देखिए भाई, संविधान का 44वां संविधान संशोधन जो संबंधित है, ये संबंधित है आपके ऑप्शन बी, संपत्ति अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अच्छा ये बता डालिए सभी लोग, ये बताइए कि जो संपत्ति का अधिकार था, जब मौलिक अधिकार था, ये कौन कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया था? चलिए ये जवाब दीजिए कि कौन कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया था। चलिए, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स तो करते रहिए, अपना कमेंट भी करते रहिए, जैसे टाइम मिले वैसे लाइक शेयर भी कर दिया करें। चलिए देखिए, यहाँ पर 31 दे रहे हैं, और भी जवाब दीजिए कि इसको किसकी इसमें रखा गया था। मतलब 44वां संविधान संशोधन के पहले जो संपत्ति का अधिकार था, ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन ये कौन कौन से आर्टिकल में इसको बताया गया है? किस किस आर्टिकल में था? 2 आर्टिकल में थे। एक आर्टिकल था कौन सा? आर्टिकल नंबर आपका 31 था, और एक आर्टिकल नंबर आपका जो 19 का फर्स्ट है उसमें आपका था। तो याद रखिए 2 जगह था, स्वतंत्रता का अधिकार में भी था, और आर्टिकल नंबर आपके 31 2 जगह इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में और आपके आर्टिकल नंबर 31 में इसका था। लेकिन अब क्या है, अब इसको हटा दिया गया है। 21 में नहीं था भाई, 19 में है। ठीक है, 19 में था, 21 में नहीं। तो यहाँ पर यश प्रकाश, याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन हो जाएगा? भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, और गन्ना उत्पादन कौन करता है भाई? जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहाँ तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और बताइएगा कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है वो आपके कहां पर होता है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। क्या प्रतिशत के हिसाब से जो आपका होता है गन्ना, वो आपके तमिलनाडु में बहुत ज्यादा होता है प्रतिशत के हिसाब में। वहां पर क्षेत्रफल कम है लेकिन गन्ना पैदावार ज्यादा होती है, याद रखिएगा। अगला बताइएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखा गया? यहाँ पर हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी।
और लगभग 30,000 शब्दों की एक लघु पुस्तक है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये बी नंबर आपका गुजराती भाषा में लिखा गया है। लगभग 30,000 शब्दों की ये एक पुस्तक आपकी है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए तो हिंद स्वराज का हिंदी, संस्कृत और कई भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन होगा आपका डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने जजिया कर हटाया था। तो बताइएगा जजिया कर जो हटाया था वो किसने हटाया था। यहाँ पर 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा बी, अकबर ने हटाया था, ठीक है। अकबर ने हटाया था जजिया कर आपके कब, 1564 में समाप्त कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 16 कैसे लिखेंगे भैया, 1679, ठीक है, 1679 में क्या हुआ कि जजिया कर को पुनः लगा दिया, किसने, औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था जजिया कर को, 1679 में लगा दिया था, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, हिमांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है। हिमांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है। यहां पर आपका 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा ये मुक्केबाजी से है, क्या भाई, ये मुक्केबाजी संबंधित है। जैसे यहां पर आंसर हो जाएगा डी, मुक्केबाजी, हिमांशु शर्मा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया, अच्छा कुश्ती से कोई एक आध नाम बता दो। कुश्ती से देखो, कुश्ती वाले में आपने सुना होगा साक्षी मलिक, है ना, बजरंग पुनिया, विनोद कुमार, है ना, और क्या सुने आपने, राजेंद्र कुमार, हरप्रीत नाम सुना होगा, ये आपकी कुश्ती से होते हैं। और निशानेबाज से एक आपके यूपी के भी थे, भानु, है ना, मनु भाकर। देखिए निशानेबाज में आपके मनु भाकर, है ना, और जीतू राय, ओम प्रकाश, ये बहुत ही आपके प्रसिद्ध है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 70 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, मुक्केबाजी से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, विश्वनाथ आनंद थे, याद रखिए विश्वनाथ आनंद। और याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में हुई थी, इसकी शुरुआत 91-92 में आपकी की गई थी, ठीक है, याद रहेगा। ये शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे हैं ना, ये शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे विश्वनाथ आनंद को सब लोग जानते होंगे, इनको दिया गया था दो, और ठीक है ना। चलिए, और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया है रोहित शर्मा को, विनेश फोगाट को, मनिका बत्रा को और आपके थंगावेलु को दिया गया था, ठीक है। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दीजिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो आपका कौन सा है। चलिए आपका जवाब 72 नंबर में क्या होगा, यूनिसेफ का मुख्यालय है आपके ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, न्यूयॉर्क, क्या हो जाएगा भाई, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और ये जो आपका इसका विस्तार है वो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी आपके 1900 कब, तो आपके 1946 में, 11 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखो यहाँ पर स्थापना दिया गया है, अब आप जवाब दीजिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 73 नंबर में। चलिए स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी, जल्दी से बताइए भाई। 35, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, 1935 में की गई स्थापना, कब, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा कहां पर की गई थी ये बताइए। अच्छा देखते हैं कितने लोगों को पता होगा कि रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कहां पर की गई थी, ये बताने वाला है कोई स्टूडेंट कि कहां पर की गई थी, ये कोई बताएगा। चलिए कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं मुंबई में हुई थी, बहुत अच्छे। कोलकाता में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, भैया आप मुंबई, महाराष्ट्र सब कुछ देने लगे। देखिए स्थापना हुई थी कब, कहां पर, कोलकाता में हुई थी। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी कब, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसका जो केंद्रीय कार्यालय था, वो कोलकाता में था। कहां पर था, कोलकाता में था। लेकिन आपके 1937 में, कब, 1937 में इसकी जो स्थायी रूप से जो स्थानांतरित किया गया वो मुंबई किया गया था। तो इसका मतलब यह है कि प्रारंभ में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से ये आपका मुंबई हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया है। अब आपका हेड ऑफिस आपका मुंबई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, चीर फाड़, अर्थात 4 फरवरी। कैंसर किसी को हो जाता है तो चार टुकड़े कर डालते हैं, चीर फाड़ डालते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, चीर फाड़, अर्थात 4 फरवरी। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 मार्च को क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइए। 20 मार्च को क्या मनाते हैं, 20 मार्च को मनाते हैं गौरैया दिवस। क्या मनाते हैं भाई, गौरैया, जानते हैं ना चिड़िया को, गौरैया चिड़िया को जानते हैं सभी लोग, तो गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपके 25 मई को क्या मनाते हैं, 25 मई को मनाते हैं क्या, आपका मलेरिया दिवस। क्या मनाते हैं भाई, मलेरिया दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा कि विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 मई को, ठीक है। अच्छा 1 दिसंबर तो सभी को पता होगा कि 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। क्या मनाते हैं भाई, एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आपका जवाब कौन सा हो जाएगा।
चलिए, ये है आपका फिरोजाबाद। क्या भाई? फिरोजाबाद, जो कि कांच की चूड़ियों के लिए आपका जाना जाता है, और फिरोजाबाद विश्व में खनकती चूड़ियों के शहर के नाम से जानता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे खनकती हुई चूड़ियों के नाम से, क्या पूछेगा? खनकती चूड़ियों के शहर के नाम से किसे जानते हैं? खनकती चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है, वो भी फिरोजाबाद को जाना जाता है, याद रखिएगा। और भी सजावटी सामान के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया, अगर पहली बार पढ़े तो इसको नोट कर लीजिएगा। खनकती चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है आपके किसे? आपके फिरोजाबाद को। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? भाई बताइए जल्दी से, पीली क्रांति का जो संबंध है वो आपका किससे है? पीली क्रांति का है तिलहन उत्पादन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तिलहन उत्पादन से आपका है। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए याद रखिए 1986 में, कब? 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी नामक मिशन चलाया गया था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था 1986 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पपीता में खाया जाने वाला भाग जो आपका है वो कौन सा है? पपीता में खाया जाने वाला भाग क्या होता है? भाई पपीते का ऊपर वाला कवर निकाल लेते हैं, बीच में जो आपकी बीजें होती हैं उनको भी निकाल देते हैं, तो बीच में जो बनता है तो क्या? मध्य एवं अंता फलवृत्ति। क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा डी, मध्य एवं अंता फलवृत्ति बनेगा ना। भाई बाहर का निकाल के फेंक देते हो, अंदर के बीज निकाल देते हो, तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। शुष्क खेती वहां की जाती है जहां, ये बताइएगा कि शुष्क खेती कहां पर की जाती है? शुष्क खेती कहां पर की जाती है? जहां पर वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर। क्या होती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उससे हम लोग कम भी कह सकते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पर शुष्क खेती होती है। जैसे हमने बताया था कि 50 सेंटीमीटर से देखिए लद्दाख में भी कम होती है, राजस्थान में भी होती है, कुछ एरिया आपका ऐसा होता है जो एमपी और आपका महाराष्ट्र का है, जहां पर शुष्क एरिया आपका रह जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फार्म पर फसल उगाने के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? अर्थात फार्म पर अगर फसल उगा रहे हैं साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? इस खेती को क्या बोलते हैं? मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, सिंगल क्रॉपिंग या पशुपालन, क्या कहेंगे? इसका आंसर जवाब दीजिए। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए, फार्म पर फसल उगाने के साथ साथ क्या होता है? पशुपालन भी करते हैं, मिक्स फार्मिंग कहते हैं। मिक्स फार्मिंग, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिक्स फार्मिंग मतलब जब एक बार एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिक्स यहाँ पर क्रॉपिंग कहते हैं। क्या? अगर क्रॉपिंग की अगर नाम करें, इससे अगर क्रॉपिंग की बात करें कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है? तो मिक्स क्रॉपिंग होती है कि जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह उगाया जाए तो उसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, याद रहेगा ना। लेकिन अगर फसल के साथ साथ पशुपालन की बात करें तो इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हफ्का है। अगला क्वेश्चन बताइए, महलवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था? महलवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था? कह रहे पंचायतों की अवधि कितनी होती है? पंचायतों की अवधि जो होती है वो आपकी होती है 5 वर्ष। वो भी कैसा? प्रथम अधिवेशन से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और मान लो अगर किसी भी कारण से पंचायत बीच में भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर उसके चुनाव करा लिए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए भाई, आपके अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान जो थे वो समाप्त कर दिया गया। ये कौन से? तो आपका जो 83 नंबर का संशोधन था, कौन सा भैया? 83वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 82 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो देखो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछा गया है 83 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है आपका सी। ये करनाल जो कि हरियाणा में है, करनाल हरियाणा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आपका यहाँ पर बनाया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब बनाया गया? 84 नंबर में। तो देखिए भाई, 84 की अगर हम बात करते हैं, 84 की अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 84 की अगर हम बात करते हैं तो भैया आपके 1792 में क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिए 1792 में एक कैप्टन थे अलेक्जेंडर रीड। क्या? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं कि बनाया गया था। इसको ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? ये बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? अगर ये पूछे रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था, तो लागू जो किया था वो दूसरे ने किया था, थॉमस मुनरो ने किया था। किसने? तो आपके थॉमस मुनरो ने किया था, थॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है, गेहूं की रोटी निम्नलिखित में से किसके कारण फूल जाती है? गेहूं की रोटी किस कारण से फूलती है? चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, गेहूं की रोटी दो प्रकार से फूल सकती है। एक तो ऑप्शन क्या हो, एक तो तरीका होता है कि उसमें ईस्ट मिला दीजिए, है ना। एक तो ईस्ट के कारण होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा आटे में पानी के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। एक तो ईस्ट के कारण और दूसरा होता है आटे को पानी मिला दीजिए। बहुत लोग होते देखते हैं कि आटे को बहुत पहले से क्या कर देते हैं, खून देते हैं और इसके बाद उसको रख देते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन जो होता है वो किस इकाई द्वारा करते हैं? 86 नंबर में। चलिए 86 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए आपका जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण अर्थात अधिकरण, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपका। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया। मत्स्य पालन को कृषि का जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया था। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा जो दिया गया वो कब दिया गया। 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए जून 2015, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जून 2015 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महिला डेयरी योजना किस विभाग द्वारा लागू किया गया। महिला डेयरी योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, दुग्ध विकास विभाग। क्या, दुग्ध विकास विभाग, मतलब कह सकते हैं प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग की ओर से प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और हर वर्ष क्या होगा, गोकुल पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितना वन क्षेत्र पाया जाता है। तो भैया कितना आपका क्षेत्र मिलेगा यहाँ पर 2019 के अनुसार, तो ये है आपका कौन, 16,582 वर्ग किलोमीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा वन जो है आपके उत्तर प्रदेश में कहां पर है। इसका जवाब कौन कौन देंगे कि जो सबसे ज्यादा वन है उत्तर प्रदेश में वो कहां पर है, ये बताइए बस, जल्दी बताइए। सोनभद्र, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, अर्थात सबसे ज्यादा जो वन है वो आपके सोनभद्र जनपद में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत वन आपका वारण पाया जाता है, अर्थात वन से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो कितना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर 90 का हो जाएगा बी, 3.09। वन आवरण से यहाँ पर दिया गया क्या, वृक्षावरण। वृक्षावरण का मतलब मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छी तरीके से, देखिए क्या होता है, फिर से आज हम समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए बोला जाता है वन आवरण और वृक्षावरण। तो वन क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, जो कोई जंगल हो गया तो वन हो गया, लेकिन जैसे आपके घर में वृक्ष लगा हुआ है, रोड किनारे वृक्ष लगे हुए हैं, कहीं इधर वृक्ष लगे हैं, तो इनके क्षेत्र देखा जाता है, इनका क्षेत्र क्या है, तो वही वृक्ष दिया गया कि ये जो इधर उधर लगे होते हैं उनका परसेंट आपका 0.3 हो जाएगा, है ना। अगर पूछ लेता है कि आपके वर्ग के अंदर तो उसका आपका अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में मध्य सघन वन कितना वर्ग किलोमीटर है। यहां पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा बी, 40-80। क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा 40-80 वर्ग किलोमीटर आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, कुल देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से 1.69% ये आपका मध्य सघन वन आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहे किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई वो आपकी कहां पर दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी, है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये आपके आरओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सोचिए इसे आप लोग कठिन मतलब सरल में समझिएगा, ये आरओ एग्जाम में पूछा गया था और कब दी गई थी, 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, याद रहेगा 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। तो चलिए 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था, आपका सोनभद्र हो जाएगा। क्या, सोनभद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। यहाँ पर 94 का आंसर दीजिएगा, 94 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो आपकी मुख्यतः किस मानसून से होती है, इसका आंसर लॉक करिएगा। चलिए बी नंबर होगा, बंगाल की खाड़ी से, यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंगाल की खाड़ी से यहां पर आंसर बनेगा बी नंबर। देखो हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम होती है मथुरा जिला में। जो आपके उत्तर पश्चिम तो होगा ही नहीं, दक्षिण पश्चिम आप लगाते तो एक बार मानना जा सकता था, लेकिन दक्षिण पश्चिम वाला मानसून क्या करता है, वो तराई वाले एरिया से निकल जाता है। लेकिन पश्चिमी जो आपका उत्तर प्रदेश है, कौन सा, दक्षिण पश्चिम वाला जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर बारिश कम हो पाती है। कौन से, ये जो आपका आता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। यूपीजीके में हमने बताया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर बताइए 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके विशंभर दयाल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अब देखिए यहां पर ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़ाया गया है कि ये जो आपकी महिला साक्षरता है वो आपके कानपुर में है। कहां पर भाई, कानपुर नगर में, जो कि ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा सबसे कम कहां पर है, सबसे कम आपकी श्रावस्ती में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला भैया गौतम बुद्ध नगर, इसका ऑप्शन बनेगा बी, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन दिया है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है। चलिए, अरे गंवार मतलब ये नहीं है, हम ग्रामीण बता रहे थे हिंदी के हिसाब से गंवार, क्योंकि उसका तत्सम बन जाता है ना, इसलिए। वैसे आपको पता है कि बहुत ही टैलेंटेड लोग वहां पर रहते हैं, है ना, कृषि में भी आगे, हर चीज में आगे रहते हैं, और फिर इतना संगम है ना। चलिए बताइएगा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो आपका राज्य है इनमें से कौन है 98 में, तो ये भैया उत्तर प्रदेश है। याद रखिए 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी देखा जाए उत्तर प्रदेश में आपकी है लगभग। कि प्रख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ ये कहां पर हुआ था, जवाब दीजिएगा भाई, है ना। इस क्वेश्चन को भी आपके यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया था, आपके झांसी में। ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके झांसी में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, इन्हें साहित्य में एक नाम दिया जाता है, क्या, दद्दा।
याद रखिए, साहित्य में इन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है। दद्दा, दद्दा के नाम से जानते हैं, तो नोट करिए इस क्वेश्चन को कि साहित्य में दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है। तो भैया आपके मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है दद्दा के नाम से, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आशा किस कार्यक्रम की देन है? आशा किस कार्यक्रम की देन है बताइए। तो भैया ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, क्या होगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे। चलिए, बी नंबर, डी नंबर, बी नंबर, डी नंबर। देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। हमें बड़ा गर्व है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रयास लगभग सभी का आया है यहाँ पर बी नंबर। तो अगर आप अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक्स, जहाँ पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है, और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितनी भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, या कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया है और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं वो भी आपको इसी में मिलेंगे, और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जो लोग यूपी जीके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी जीके भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपकी यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है। देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। हो जाएगा। अगर आप 5:30 बजे आप सभी का निमंत्रण होगा। 5:30 बजे यूपी जीके देख सकते हैं। यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं शाम को 5:30 बजे, वही क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस वाले मॉडल पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे विशंबर दयाल जी हो, चाहे आपका महिला साक्षरता हो, चाहे वन हो, चाहे कुछ भी हो, यूपी जीके जो इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए।